जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू। तार साहब, इस वक़्त मिडल ईस्ट के अंदर जितनी हलचल मची हुई है, हम तो ये समझ रहे थे कि एक नॉर्मलाइज़ेशन वहाँ पे आ रही है, लेकिन पता तो ये चला है कि आज अमेरिका ने वीटो कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, इस जंग को जारी रहना चाहिए। इट मीन्स कि ये जो इज़राइल बम्बार्डमेंट कर रहा है, इसको जारी रहना चाहिए। इन अदर वर्ड्स तो अमेरिकन्स ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ तारड़ साहब, देखा जाए तो जिस तरह प्रेसिडेंट बाइडेन को स्नब किया है अरब लीडर्स ने, बिकॉज़ अगर आज बाइडेन साहब मिलते अरब लीडर्स को, तो इन इन ममालिक में तो कहा जाता है कि शायद अरब स्प्रिंग जैसी कोई मूवमेंट शुरू हो जाती और ये लीडर्स इतने जोगे नहीं हैं कि वो इसको बर्दाश्त कर सकते। अमेरिका में क्या टेम्परेचर है तारड़ साहब? सुना है वहाँ पे भी कैपिटल हिल में बहुत कुछ हो रहा है। हमें बताएं कि इस वक्त जारी बात है, ये अमेरिका ही मेक एंड ब्रेक कर सकता है। जो अमेरिका करेगा वही मिडल ईस्ट में होगा। तो आप बताएं, वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है सर? मैं इस सारे को सम अप करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि दिन का टाइम है यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, और यहूदी जो खासकर उन्होंने शर्टें पहन रखी हैं, तकरीबन 50 से 70 के करीब है। उन शर्टों पे लिखा है कि ज्यूज सेज सीज फायर, और उन्होंने सीज फायर के बड़े बड़े बैनर उठाए हैं इस वक्त, और कैपिटल डोम के अंदर बैठे हैं। उनको अभी थोड़ी देर पहले वार्न किया है कैपिटल पुलिस ने कि आप चले जाएं। जो कुछ तो चले गए हैं, और लेकिन कुछ को अभी अरेस्ट भी कर रहे हैं, और वो उनमें देखा जा रहा है आर्थोडॉक्स यहूदी हैं जो कि अपने एक मखसूस लिबास में होते हैं, वो भी उनके साथ हैं कई। तो वो ये सब कह रहे हैं कि इस वक्त सीज फायर करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो हमारा वेस्टर्न मीडिया है वो इसको किस तरीके से देख रहा है। मैं आज सुबह जब उठ के मैंने वो हस्पताल के हॉस्पिटल अल हाली हॉस्पिटल के ऊपर जो हादसा वहां पेश आया, जब उसको मैं उसको मजीद देखने की कोशिश की है, तो ज्यादातर इस वक्त जो अमेरिकन मीडिया है उसको कह रहा है कि सब ब्लेम गेम इस तरीके से कि कुछ लोग जो दूसरे कुछ न्यूज आउटलेट कहते हैं कि इट वाज एयर स्ट्राइक। साथ ही बीबीसी और दूसरे न्यूज के ऊपर जो ज्यू उनकी आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस उनका जो अपना फोर्स है, उनके जो बड़े बड़े अफसरान ने आके शवाहिद पेश किए हैं। बल्कि आज उन्होंने हमास की कम्युनिकेशन को भी रिलीज किया है कि किस तरीके से वो वहां हमास पहले लोगों को कह रही थी कि आप हॉस्पिटल जाएं। उनकी ऑडियो टेप्स जो है वो कुछ लीक की हैं। दो मैं मेंशन करना चाहूंगा, दोनों साइड के सिक्के के दोनों रुख। एक तो एक डॉक्टर साहब आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा है कि हमें 2 दिन से कहा जा रहा था कि आप इस हॉस्पिटल को खाली कर दें क्योंकि हम इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो हमने वो खाली नहीं किया, तो उन्होंने अटैक कर दिया। ये एक वर्जन थी। दूसरी वर्जन जो आज सुबह से जो इजराइल का डिफेंस डिपार्टमेंट है वो पेश करने की कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक जिहाद का मिस फायर हुआ है, और उन्होंने उनकी कम्युनिकेशन भी जो है इस्लामिक जिहाद की वो भी रिलीज की है जिसमें वो मिस फायर को एडमिट कर रही है। तो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया इसको ब्लेम गेम का नाम दे रहा है। दूसरा, जो बाइडन का जो दौरा था उसको कहा जा रहा है कि दिस वाज बाइडन्स मिशन इम्पॉसिबल, इसका नाम दिया है। अब मैं उसमें मजीद जो इसको डिटेल फर्दर तो बताना चाहता हूं वो ये है कि चीमा साहब, फिर भी जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। जो हमास ने किया था वो भी कंडेमेबल है, उन्होंने भी सिविलियन को किया है। आर्मी को जाके टेक ओवर कर लेते तुम, आप दहशत गर्द हो। व्हाट द सिविलियन गॉट टू डू विद इट? आज जो 500 लोग जो गाजा में मारे गए हैं वो भी सिविलियन है बेचारे, उनका क्या लेना देना है? तो इसमें मैं ब्लेम करूंगा हमास को जिन्होंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया है बगैर किसी सोचे समझे कि इसके बाद इसका इसका रिपरकशन क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, प्लान बी इनके पास क्या था। 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे, खाने कहां खाएंगे? इस वक्त जो जो मैं बात बताना चाह रहा था चीमा साहब, सिर्फ 3 दिन का राशन बचा है। आज जो कैलकुलेशन है सिर्फ 3 दिन का राशन बचा है। यहाँ पे कुछ मीडिया बता रहे हैं कि पानी खोल दिया गया है, कुछ अभी कह रहे हैं कि पानी नहीं खोला। 168 ट्रक जो है, 168 ट्रक जो रफा बॉर्डर पे खड़े हैं, वो अभी तक वहीं खड़े हैं, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके। अब आगे मैं मजीद अभी बातें आपको बताना चाहूंगा कि आज अमेरिका को स्नब तो किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको मैं बल्कि मैं ब्लेम करूंगा कि इसमें सारी गेम के अंदर, सारे सिनेरियो के अंदर लूजर कौन है?
तो वो अमेरिका लूजर है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज मैं दूसरी एक और बात, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब इस वक्त जद्दा में बैठे और वो अपने सऊदी जो है उनके साथ बातें कर रहे हैं, टू प्लान कर रहे हैं। उसमें फिर लूजर अमेरिका है कि अगर वो दोनों, उनको चाइना ने इकट्ठा किया है, पहले ये सारी चीजें कैंप डेविड में होती थी, लेकिन चाइना ने ईरान को, सऊदी अरेबिया को साथ इकट्ठा बिठाया और टुडे आर सिटिंग। आज अगर वो इकट्ठे होकर प्लान कर लेते हैं तो अल्टीमेटली दे विल बी वर्किंग अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को। एक दूसरा धचका है आगे। उसमें मैं मजीद जो बात करना चाहूंगा कि मिडल ईस्ट के अंदर मुझे एज एन अमेरिकन एक तशवीशनाक चीज है। चीमा साहब देखें, मिस्र, फलस्तीन, आपके जो थे पीएलओ के लीडर और जॉर्डेनियन किंग, इन्होंने मिलना था अमान के अंदर, जिसको बाइडन साहब ने जाना था वहां मिलने। टोनी बिल्कन साहब ने जाहिर चलाना है, बाइडन साहब तो बेचारे जो उनके सामने रख देते हैं वो पढ़ देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल आपके देखने वालों को बैकग्राउंड का बताना चाहूंगा कि जॉर्डन जो है 1950 से लेकर आज तक अमेरिका उनको $20 बिलियन दे चुका है और आइंदा फ्यूचर के 5 सालों में $6.5 बिलियन की कमिटमेंट है अमेरिका की उनके लिए। अब मैं साथ दूसरी साइड पे जाना चाहता हूँ, इजिप्ट, जो कि एक अमेरिकन एलाय समझा जाता है। 1978 से लेकर अभी तक $50 बिलियन की मिलिट्री एड दी जा चुकी है, $30 बिलियन की इकोनॉमिक एड दी जा चुकी है। अब उससे आगे मैं चलना चाहूंगा कि 1994 से आज तक फलस्तीनियों को $5.2 बिलियन अमेरिका दे चुका है, $6 मिलियन उनको हर साल देता है। और अभी जो बाइडन साहब सोच रहे थे कि वेस्ट बैंक का दौरा करेंगे, $312 मिलियन का पैकेज देने के लिए जा रहे थे। अब मैं इस पे ये सोचना बता ये रहा हूं कि इन्होंने स्नब तो किया है अमेरिका को, लेकिन मेरा ब्लड एंड स्वेट वहां जा रहा है एज एन अमेरिकन। उन्होंने जो कुछ भी है, आगे चलें वो फ्यूचर में देखें कि किस साइड पे जाएंगे। जो आज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है, नेतन्याहू के साथ जो मीटिंग उनकी हुई है, मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहूंगा कि बाइडन साहब चाहते क्या है। बाइडन साहब ये चाहते हैं कि एक तो इमदाद फौरन दी जाए, उनका पैसा ही दिया जाए, इमदाद पहुंचे उनको। ग्राउंड इन्वेजन उनका पहला चॉइस है कि ना की जाए। अगर ग्राउंड इन्वेजन की जाएगी तो ये वार स्पिल ओवर करेगी, ईरान इसमें एंटर होगा, हिजबुल्लाह इसके अंदर एंटर होगा। लेकिन साथ अगर उनके पास, उन्होंने इफ और बट भी है इसमें मौजूद कि अगर ग्राउंड इन्वेजन की जाती है, अगर करे इजराइल, लेकिन उसमें दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि सिविलियन जिंदगियां जो है वो ज्यादा खराब ना हो। तीसरा पॉइंट जो है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो विश लिस्ट है वो ये है कि अरब ममालिक फलस्तीनी मुहाजिरीन को संभालने के लिए तैयार हो। ये 3 विश लिस्ट बाइडन साहब लेके वहां गए थे, लेकिन वो सारा, जिस तरह मैंने बताया कि अब तो वो जो हॉस्पिटल के हादसे के बाद ये सारा कुछ खराब हो चुका है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस अपहिल बैटल। अब उसमें इनका पहले प्लान था फलस्तीन, इनका पहले प्लान था वेस्ट बैंक जाने का, वहां जाके 312 मिलियन की अनाउंसमेंट करने का, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया है कि आप प्लीज यहाँ पे ना आए। अब इसको अगर देखा जाए तो आज इट्स अ वेरी टफ डे फॉर मुस्लिम्स, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज जो है इस वक्त वो अपनी ओपिनियन चेंज कर रहे हैं इस हस्पताल के हादसे के बाद। ईरानी तो अल्टीमेटली, ईरान इज द कंट्री जो ओपनली इस चीज को पहले ही उनकी अपनी एक हार्ड लाइन मौजूद है। आज जिन ममालिक के अंदर जुलूस इस वक्त निकल रहे हैं, अमेरिकन, आज वाशिंगटन डीसी के अंदर अमेरिकन इस वक्त कंसर्न है, उनकी एम्बेसी जो लेबनान के अंदर है बैरूत में, और दूसरी एम्बेसी के बारे में उन्हें जो खदशात है अमान है। इस वक्त अमेरिकन या वेस्टर्न मीडिया जो है बल्कि वो लेबनान की एम्बेसी को बेनगाजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अगर इन चीजों को अमेरिकन हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये ना हो कि जो हादसा बेनगाजी में हुए थे उसमें हो। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए, मैंने बैरूत की एम्बेसी का मैंने स्ट्रक्चर देखा है, जो इस वक्त वहां पे जो लोग हैं मुजाहरे करने वाले, उनको एम्बेसी से काफी दूर रखा गया है। जो मैंने वैसे कल मेरे लिए, जो मैं कल भी इस पे काफी स्टडी करता रहा हूँ, जो ममालिक एक और बड़ी खबर मैं बताना चाहूंगा कि कोलंबिया ने आज इजराइल के एम्बेसडर को वहां से निकाल दिया है, बल्कि उन्होंने उनको कहा था कि जाने से पहले आप माफी मांग के जाएं, और वो माफी मांग के वहां से निकले हैं। तो इस वक्त जो कंट्रीज जो इस वक्त इजराइल को, फलस्तीन को फ्रंट लाइन पे जाके सपोर्ट दे रहे हैं, बिलखसूस हमास के साथ, उनमें ईरान पहले नंबर पर है, सीरिया दूसरे नंबर पर है, कतर और टर्की, अल्जीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया, ये दे आर स्टैंडिंग
फर्म विद हमास। और बल्कि मैं यहाँ तक कहूंगा कि कल मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने भी स्पीच दी थी। उन्होंने भी इजराइल को काफी कड़े हाथों लिया है उन्होंने। उसके बाद सबसे ज्यादा जो वोकल हैं इस सपोर्ट के अंदर, वो गास्तावो पेट्रो जो कोलंबिया के हैं, उन्होंने आज के इजराइल को नाजियों के साथ उन्होंने उनको जोड़ा है। बल्कि उन्होंने ये कहा है अपनी स्पीच में कि नाजी भी उस वक्त जो थे वो ज्यूज को जानवर कहते थे, और आज किसी ने पिछले कुछ दिनों में इजराइल के अंदर से किसी ने जो हमास थे उनको जानवर कहा है। जिस तरह साउथ अफ्रीका के जो लीडर हैं उन्होंने भी स्पीच दी, बल्कि उन्होंने स्पीच देने से पहले फलस्तीन का जो एक टिपिकल उनका स्कार्फ है वो अपने गले में डाल के उन्होंने उसकी स्पीच दी और काफी कंडेम किया इजराइल को। तो ये कंट्री खुल खुल आगे सामने आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में एक अगर देखा जाए तो इस वक्त एंगर इन इस्लामिक वर्ल्ड इज राइजिंग। अब मैं दुआ ही की जा सकती है कि डॉक्टर साहब, ये आपने एंगर की बात की, मैं यहीं से पॉइंट लेके आगे चलना चाहता हूँ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वो अपना जो एक फलस्तीनी वो जो पता नहीं वाइट स्कार्फ जो है वो पहना हुआ था, आई थिंक उनकी सिस्टर भी बैठी हुई थी साथ, उन्होंने भी पहना हुआ था। कोई फर्क पड़ सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड जो मर्जी करती रहे, पॉलिटिकल सपोर्ट है कोई नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है कोई नहीं, मिलिट्री है कोई नहीं, तो ये तो उन पे है डिपेंड करता वो कब मारना बंद करें। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर ये एंगर क्यों, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं अमेरिका को, जब जब उनकी सुनी कोई नहीं जानी? आपको क्या लगता है मुसलमान दुनिया के हाथ में तो कुछ नहीं कर के सकते हैं ये? चीमा साहब, इसकी मैं मिसाल दे, कुछ भी नहीं होगा, मैं बताऊंगा इसका होना क्या है। मैं उसको भी बल्कि कंडेम करूंगा उन चीजों को। ये अपनी प्रॉपर्टी को जला देंगे, अपने घरों को आग लगा देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। और वो भी मैं बता देता हूं, उसके पीछे भी पॉलिटिकल मोटिव होंगे। जहां पे आज जिस तरह पाकिस्तान में आज पीटीआई वाले जुलूस निकालने की, फलस्तीन को सपोर्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं, उसके दर पीछे होगा क्या? बाहर निकल के आग लगाएं, प्रेशर क्रिएट करें पॉलिटिकल। आपके हर इस्लामिक कंट्री के अंदर जो अपोजिशन होगी वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इसको पॉलिटिकल इस पे गेम खेलेंगे। ये गेम है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। दूसरा, माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान का खड़ा होना, बैठना, लेटना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह यह है आज का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान, मैं पहले तो मैं आपको स्टेट ऑफ, मैंने आज बल्कि ट्वीट भी की है बड़ी शर्मिंदगी के साथ, कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर वो जेल में है, दूसरा इमीडिएट जो है वो इज लिविंग लार्ज इन लंदन, पहुंच चुका है अपने घर जहां बड़ा आराम से बैठा है। एक जो है वो अपने वर्ल्ड एक्सपेडिशन के ऊपर निकला हुआ है, वो चाइना पहुंच चुका है, वो इब्ने बतूता बना हुआ है। और जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो हवा में है, वो अपने अप्रोप्रिएट कोर्ट और अप्रोप्रिएट एयरपोर्ट ढूंढता फिर रहा है। ये पाकिस्तान के स्टेट और आखिरी जो बात मैं कहना चाहूंगा, नवंबर में अपना आपकी आईएमएफ की किस्त ड्यू है, आपके वो सारे हालात ड्यू है उनके साथ। जो कंट्री सुबह खाए और रात का परेशान हो जाए, बेगर्स नॉट चूजर, तो ये क्या ड्रामा, क्या पिद्दी का शोरबा। आपको तो खैर ये बात करती भी अच्छा नहीं लगती, आप एज बहसीते पाकिस्तानी फलस्तीन की क्या आप यार, सबसे पहले तो आप टीटीपी से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हैं वो, टीटीपी वालों से जान छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ रहे आपकी जान। और आपको तो मुहाजिरीन, जो फलस्तीनी आपके जो अफगानी मुहाजिरीन, आपके लिए तो वही बहुत है। और चीमा साहब, 98% आपकी दहशतगर्दी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। 98% मुराद ये है कि 100% बढ़ चुकी है। आप तो ऑलमोस्ट, अब खुद आपके हालात जो है वो गाजा वाले हो चुके हैं पहले ही। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैं एक चीज इस सारे अलमी हादसे से जो देखी थी, जिस चीज की आपको आज जरूरत है वो क्या है? आपको एमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत है, जो बनाई है इजराइल ने, और उन्होंने वार कैबिनेट बनाई है। आपको इकोनॉमिक वार कैबिनेट की जरूरत है इस वक्त। ये जो इब्ने बतूता साहब है चाइना जो पहुंचे हैं, आप इनसे माफी मांग लें, और जो हुक्मरान चला रहे हैं वो घड़ों से इनके नाम ना निकालें, वो इनके रेज़मे पढ़े कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। इस बेस पे कैबिनेट बनाई जाए, उनकी डिग्रियां देखी जाए, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। उनका सिर्फ इस वक्त लगता है क्राइटेरिया सिर्फ एक देखा गया है,
जो बंदा इंग्लिश बोल सकता है या इंग्लिश में ट्वीट कर सकता है उसको मिनिस्ट्री दे दी गई। तो ये ज्यादती है। और दूसरा, इस वक्त कल किसी ने जर्नलिस्ट ने कहा है कि डील हो चुकी है, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा चाहे जिस तरह बने। और आज जो उनकी हुई है कोर्ट की प्रोसीडिंग, और उसमें भी आजम नजीर ताड़ साहब पेश हुए हैं और दूसरे ताड़ साहब पेश हुए हैं नवाज शरीफ साहब की जमानतों के चक्कर में, और सबसे पहले वो लैंड करेंगे इस्लामाबाद। और जो कोर्ट का बिहेवियर था उससे नजर आ रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, इस पार्ट ऑफ द डील, इस पार्ट ऑफ द पैकेज। लेकिन पूछना ये चाहिए, क्या हमारी किस्मत में यही है? क्या 10 साल बाद इमरान खान को भी इसी तरह फिर साफ सुथरा करके ड्राई क्लीन करके फिर उसको ले आया जाए, लेके वापस आ जाएंगे आप? फिर उसको कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अब हम तुम्हें लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, ये लो चाबियां हैं वजीर आजम हाउस की, अब इस तरह करो कि तुम भी लूटो तो सारे नशे करो। ये किस्मत है पाकिस्तान की। क्या है ये पाकिस्तान? आप एक दुनिया पे मजाक बन चुके हैं। खुदारा इसको एक दफा खोल के जोड़ो, साफ करके, ये इसको अब रिफॉर्म से चीजें बढ़ चुकी हैं। अब वो जो सिस्टम आप क्रिएट करते हैं हर 10 साल बाद फिर उसी पुरानी, वो कहते हैं ना कि पुरानी शराब नई बोतल, ये बंद करो यार, उन्हें बस करो, उनको नवा काम करो ताकि आप सरवाइव कर सको। आपने मुझे ये जो नई कैबिनेट बनाई थी बना के सीरियसली डिसअपॉइंट किया है। और मैं तो एक इंसान हूं ना, आप ये देखें कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो बाहर बैठे हैं, चीजें या जो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, वो कितने डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। मैं उसको भी छोड़ दें, आईएमएफ वाले क्या कहते होंगे, वर्ल्ड बैंक वाले क्या कहते होंगे, यार ये कौन से टेक्नोक्रेट जो लेकर आए हैं, ये कौन से केयर गिवर, वो कहते हैं वो जो आपकी आजकल गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर क्या है ये लोग? तार साहब, वो काकड़ साहब आपने कहा कि वो गए हुए हैं, उनको पिछली लाइन में खड़ा किया है चाइना में, और मुझे ये फील आ रहा था कि केयर टेकर वजीर आजम हो तो ऐसे उसकी कोई इज्जत तो नहीं होती, तो उनको बेचारों को पिछली लाइन में खड़ा किया। वैसे हम चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इम्पोर्टेंट इत्यादी हैं, और जब हमारे वजीर आजम या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं। बाकी इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों की लीडरशिप फर्स्ट लाइन में, साडा वजीर आजम तीसरे लाइन में चीनियों ने नहीं, वो खड़ा वजीर कर आजम चीमा साहब, मैं तो उसको वजीर आजम कहता भी शर्म आती है मुझे उसकी वजह। वो किस किस्म का वजीर आजम है जो खड़े जो ना निकले है? मुझे ये बताया ना, उसको किसने अथॉरिटी दी है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? जाके सारा, यार तुम्हारा सारा सोल ऑब्जेक्टिव इज इलेक्शन। तुम्हें किसने कहा चाइना चले जाओ यार? किस मैंडेट से, क्या बताते हो कि मैं किस तरह आया हूं? मैं प्रेसिडेंट शी ने उसके साथ शेक हैंड किया, क्या किया शेक? जाते भी बंदा खुद सोचता है यार, मेरा मेरा जो मेरा जो मेरा साई वारसी कोनी, मैं कितने चलना है यार? चलो, लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री, बगैर जमीर के, बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी मैंडेट के, बगैर किसी प्लान के। आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। पता नहीं इनको कौन ये चाबियां पकड़ा देता है दफ्तरों की, और ये कहते जाओ। आज मैं शॉक्ड हूं, आज सुबह की मैं बात बताता हूं। मैं आपका एक किसी का प्रोग्राम सुना जो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। आपके एक मिनिस्टर थे मुराद सईद साहब, जिनके पास की पोजीशन थी, और किस तरीके से, चाइना से याद है किस तरीके से उन्होंने CPEC और चाइना को जलीलो ख्वार किया, किस तरीके से, और किस तरीके से एक वाहिद मुराद सईद एक मिनिस्टर था जिसको प्रमोशन दी गई थी और मैं अवार्ड दिया था मेरे मुर्शद पाक ने, कहा था ये सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है। उसको चाइना वीजा नहीं देता। एक बिजनेसमैन CPEC रिलेटेड आया, जो आज मुझे पता चला, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वो CPEC का एक चाइनीज बिजनेसमैन बिलियनर आया पाकिस्तान के अंदर, कमरे में अंदर घुसा तो इसने कहा इसको निकाल दो, इसने परफ्यूम बहुत तेज लगाया, और उसको कमरे से निकाल दिया गया। जब स्टाफ ने बताया कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, ये तो चाइना से आया सिर्फ आपको मिलने के लिए, इसको मिलने, उन्होंने कहा नहीं जी इसका परफ्यूम बहुत तेज है, कमरे से निकाल। ये आज मुझे पता चला। तो चीमा साहब, ये कौन है? ये आप कौन लोग हैं? मैं किसी वक्त तो सोचता हूँ ये कित्थों आ गए नजारे लोग की। तार साहब वो तो बात सही है, जारी बात है, हमारी जिस तरह के लीडर है उस तरह। ना, एक आइडिया बड़ा सख्त आ गया। चीमा साहब, कल कोर्ट के अंदर पूरा दिन अदालत जो है उसने इमरान खान को स्टेशनरी बाइक देने पे सारा दिन जाया किया। साइकिल देना, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਈਕਲ? ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ।
उसको एक्सरसाइज साइकिल देने के लिए पूरा दिन अदालत बैठी रही है, पूरा दिन अदालत लगी रही एलीट है ना तार साहब, एलीट है। और इमरान खान की बहन दलाइल देती रही है और वो मैं खुदा की कसम है, कई दफा मैं सोचता हूँ यार आप किस किस्म के लोग हो यार, किस मिट्टी के बने हो तुम, कुछ हया करो यार, क्या क्या तमाशा है। उसको खाना घर से लाने के लिए अदालत सारा दिन लगती है, खाना घर से आए, कौन लाए, किधर पके, क्या करे। वो कहता है जी मेरी कंध, जज कह रहा है मैं देखो मैं केडा शरीफ बंदा, मैं कंध उड़ाती हूँ उन्होंने आराम नाल सैर करे उथे। आज जज साहब की स्टेटमेंट है, इससे पहले का अगला आपका क्वेश्चन हो चीमा साहब, उसने कहा स्विमिंग पूल के अलावा इमरान खान को हर चीज दी जाएगी और वो कहता मैं अमीरुल मोमिनीन ना, इस मुल्क के अंदर दो कानून नहीं चलने। ये जज की स्टेटमेंट है आज, उसने कहा हर चीज मैं जेल में दूंगा स्वाय स्विमिंग पूल के। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये सजामान, ये जेला। चलो आपके मुकद्दर में जो हो रहा है वो इसी तरह रहना। मैंने आपको फिर वो कोर्ट बात फैज अहमद फैज की सुनानी है, जिन्होंने किसी को कहा था, उन्होंने कहा जी ये तो पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कहीं पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। तो फैज अहमद फैज ने कहा था नहीं, इससे भी बुरी खबर है मेरे पास। उन्होंने कहा था क्या? उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसी तरह चल रहे हैं आप 76 साल से, दर बदर होके आप मिन्नतें कर करके आप कौन सा मुल्क छोड़ा जिसके पास आप कर्जे के लिए, खैरात के लिए नहीं गया। तार साहब वन लास्ट बात आप बताएं, आप कहते हैं कि जनरल आसम मुनीर जो हैं वो आखिरी होप हैं और काजी फायज ईसा आईसी होप हैं, आखिरी होप हैं। लेकिन तार साहब ये जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और 50 अरब डॉलर लेके आएंगे और आसम मुनीर भी 50 अरब डॉलर ये दोनों मिल के लेके आएंगे, आपको लगता है कि आसम मुनीर साहब नवाज शरीफ को फ्रंट पे रख के, क्योंकि वो एक बिजनेस माइंड, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, एक पार्टी है जिसने आगे मुल्क को चलाया हुआ है, वो विद द सुपरविजन ऑफ द मिलिट्री जो चीजें नजर आ रही है वो कर पाएंगे? आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा ये आखिरी होप है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट दिस पॉइंट? जी साहब मैं सो फॉर आखिरी होप है, लेकिन डिसअपॉइंटेड हूं। उसकी वजह ये है कि अभी तक कुछ भी अभी तक सवाए डॉलर को 270 तक लाने के अलावा कोई अचीवमेंट नहीं आसम मुनीर की। वो भी जूतियों से चित्रा चंडा ना थले ले आता है, और वो भी कुछ दिनों के लिए। थोड़ा सा हाफिज साहब कई बार दौरे पे गए, हाफिज साहब को नींद आ गई तो पीछे से फिर इन्होंने वही वारदात डाल दी। इसके अलावा अभी तक उनकी कोई अचीवमेंट नहीं, नंबर वन। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ, $50 बिलियन आज तक, अगर मेरे ख्याल में चीमा साहब तुसी खबर गलत नहीं पढ़ ली, 50 बिलियन लेके जाने के लिए कि तो नहीं क्या उन्होंने, तुसी कह रहे हो लेकर आएंगे, मुझे तो लग रहा है लेके जाएंगे। नहीं वो कह रहे हैं कि लेकर आएंगे। यूएई और सऊदी अरब से वो जो रेडिक प्रोजेक्ट है हमारे बलूचिस्तान में, उसके चीमा साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मुझे खुदा की कसम कई दफा मियां साहब पे तरस आता है, जब लंदन में वो निकलते हैं ना तो दुनिया चोर चोर जो करती। मेरी समझ, मुझे ये बताएं मियां साहब ने आज तक वहां से रिहाइश क्यों नहीं चेंज की? कोई बाशऊर आदमी कहता है यार मैं तो दो शहर छड़ के बिल्डिंग ले ला, सुबह शाम जो गाला कट देना। तार साहब वो बड़े लग्जरियस किस्म के अपार्टमेंट हैं, वो कहते हैं कि ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ? अच्छा वो भी गल सुन चीमा साहब, जो मेरी बात सुने, इन्होंने चीमा साहब 2 डीलें बना के जा रहे थे। मियां साहब के पास है क्या? एक वो कहते थे मैं मिडल ईस्ट से जो आप कह रहे हैं कि शायद पैसे लेकर आएंगे, दूसरा उनके पास था कि ये जी मैं आके हो सकता है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूं। चीमा साहब कतर और सऊदी अरेबिया के अंदर जो गए हैं, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग इनकी नहीं हुई, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग नहीं हुई। तो 2 गुब्बारे इनके पास थे, एक में से हवा निकल चुकी है, अब दूसरा गुब्बारा आइडिया वाला है, पता नहीं वो भी। सबसे पहले मैं बताऊं, वो भी पोर्टफोलियो जाता है आसम मुनीर साहब खुद जब तक नहीं चाहेंगे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना, ये दूसरा बंदा तो कर ही नहीं सकता। उसकी मैं वजह बताना चाहता हूं। इनके भाई साहब जो है शहबाज शरीफ साहब ने आते ही न्यू दिल्ली एम्बेसी के अंदर ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन 1 किलो चावल तक जो है एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं हुआ। सिर्फ वो उसको बंदे को भेजा वहां पे, ट्रेड मिनिस्टर को। ट्रेड एक सिंगल डॉलर का ट्रेड हुआ। तो फिर अब मुझे ये बताइए क्या डिलीवर कर पाएंगे, क्या डिलीवर कर पाएंगे? आज जो शहबाज शरीफ साहब के अपने हलके में, जिस हलके से इलेक्शन जीते थे, जब गए इनके ऊपर, मैं लफ्ज तो वो मोटा है, इनके ऊपर हमला हुआ है और जो वीडियो चलाई गई है वो इतनी गंदी गालियां लोगों ने दी हैं शहबाज शरीफ साहब को उनके हलके लाहौर में। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्या कर पाएंगे?
इस वक्त पाकिस्तान का मसला गुर्बत और करप्शन है। किस तरह कंट्रोल करेंगे? वो कंट्रोल करने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर रखते हैं, और कोई बंदा सलाहियत नहीं रखता। हाँ, उनकी ख्वाहिश हो, दिल हो, विल हो तब है, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा दिलेराना फैसले करने होते हैं। और वो सिविलियन आपका सेटअप जो है, शहबाज शरीफ साहब ने हथियार फेंक कर ही ऑलमोस्ट गए हैं। उन्होंने क्या पारा का उदा भी उन्होंने आसिम मुनीर साहब ने बनाया, और मैं भी उन्होंने मुलाजम है जाती दफा कह के गए लंदन जाने से पहले। तो जब उन्होंने करना है तो इनको ही चाहिए करें, लेकिन पता नहीं देर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मैं मजे की बात है, एक पंजाबी की कहावत है कि जिस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर असला कम पड़ गया था, तो एक मुहावरा मशहूर था, वो कहता है गोली मारते ना अख दी चटियाई वेख के, कि बंदा सामने आ जाता अख खलोती तां फैर मारना है, वरना गोली ना जाया हो जाए। पता नहीं उन्हें अख दी चटियाई वेखना चाहते हैं आसिम मुनीर साहब। ऐ तो नजर आ रहा है डिग पई हर्षा डिग गई, खत्म। पीछे तो कुछ भी नहीं होता, पीछे ताड़ी, पीछे कुछ भी नहीं, खलास। पता नहीं इंतजार केड़ी गल दा कर रहे हैं। मैंने आपको कई दफा कहा है, इनको पता है आसिम मुनीर साहब को कि 300-400 बंदा जो करप्ट है और जिनके पास पैसे हैं, पता नहीं सरीना में क्यों नहीं ले जाके इनको बंद करते, पता नहीं डॉक्टर किसने साहब, रोका। मैं अगले दिन एक बंदे को मिला हूँ, बड़ा करीबी है लड़का वो। उसने मुझे 3 लफ्ज कहे हैं। उसने कहा भूल जाए इंतखाबात। उन्होंने कहा है जी, पहले होगा एहतसाब, फिर होगा इनकलाब, और फिर होगा इंतहाब। सो ये भूल जाए बातें कि ये जो इलेक्शन की पहले एहतसाब पूरा होगा, फिर इनकलाब आएगा, और फिर जो है वो जो इलेक्शन वो इंतहाब होगा, इलेक्शन होंगे। अगर मेरी ये चीज हो गई तारड़ साहब, वो जो आप बात करते हैं टेक्नोक्रेटिक सेटअप, वो तो फिर लंबा चल रहा है तारड़ साहब। मैं चाहूंगा ये एहतसाब हो। जब तक करप्शन वालों को सजा देकर निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा, ये पाकिस्तान नहीं बच सकता, ये नहीं बच सकता, पीरियड। ये बिल्कुल ये लिखी गई है बात। जब तक एहतसाब करके इनको सजाएं नहीं दी जाएंगी, आपका कंट्री कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ये गारंटी। क्योंकि आपने अपने कल्चर में, मैं चीमा साहब शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता इस वक्त पाकिस्तान में कोई, इस वक्त शरीफ आदमी को कहते हैं ये डरपोक है, ये बुजदिल है। जब कल्चर ही आपने शराफत प्रमोट करनी छोड़ दी है, सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है? लॉ एंड ऑर्डर। और मजे की आज आपको मैं बात बताता हूं, जो आज कोर्ट ने किया है, बहुत बड़ा मजाक किया है। पाकिस्तान की अवाम के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जब आजम नजीर साहब ने, नवाज शरीफ साहब की आज वहां एप्लीकेशन, आज ही वो रजिस्टर हुई है और आज ही प्रोसीडिंग। कभी मोज इतना इतना तेज इंसाफ देखा है आपने कभी? ये 25 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर थप्पड़ है जो 30-30 साल से अदालतों में जलील हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और आपकी सुप्रीम कोर्ट पिछले 3 साल से स्वाय सियासी केसों के और वो केस सुन रहे हैं। हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड? किस तरह आगे जा सकते हैं आप कि सिर्फ सियासी केस? ये सियासी अदालतें, मेरी तो बल्कि एक रिकमेंडेशन है कि आप सियासी अदालतें अलग बना दें। दहशतगर्दी की अदालतें भी तो आपने अलग बनाई हैं, सियासी अदालतें अलग बना दें आप। दूसरे लोगों का इंसाफ, 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिले हो रहे हैं, केस किनके सुने जा रहे हैं सारा दिन? इनके मलक रियाज का केस सुन रहे हैं, वो इमरान खान का सुन रहे हैं, अब नवाज शरीफ का सुन रहे हैं, अब वो अशराफिया इशराफिया कुछ तो इशराफिया तो शराफत का लफ्ज इन्होंने लाने नहीं चाहिए। ये किहड़े गल इशराफिया? ये लुटेरे ने, डाकू ने, चोर इन्होंने कहना चाहिए। चोर ने, वो भी थर्ड लेवल के, अपनी मादरे मिलत को लूट रहे हैं। अपनी माँ के जो कपड़े लूटता फाड़ता है, उसको क्या कहना चाहिए? इशराफिया मैं तो नहीं कह सकता उनको, जो अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं। चलो चीमा साहब, फिर इन्होंने कर लेने दो। हम तो पहले ही माजर होकर निकल आए थे। उसकी वजह ये थी, यही वजह थी कि आज से 35 साल 36 साल पहले जहां मैंने छोड़ा था, आप नीचे गए हैं, और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठकर रोता चीखता था। ये नहीं बात कि ये मुल्क कहां जा रहा है। दरअसल ये कैसे? जो आप बात करते हैं ना कि आप महाजिर होकर निकल गए, ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि कोई अपने वक्त अपने मुल्क से ऐसे निकले और फिर बैरून मुल्क जाके मेहनत करे, भाग-दौड़ करे, और चीमा फिर साहब, अपनों की तकलीफ हो। बचपन में वो एक परिंदे की, मैं कभी नज़म पढ़ूंगा, वो मैं नज़म में बल्कि पढ़ता हूँ तो मैं अक्सर बड़ा आमदीदा हो जाता हूँ। वो एक परिंदे की कहानी है। वो टहनी पे, मैं बचपन में पढ़ता था, टहनी पे बैठ के तो वो परिंदा
अपने पिछले अपने वतन की बातें करते हम वो परिंदे हैं साडा साई वारस कोई नहीं सानू तुसी रिजेक्ट किया है हमारी मादरे मिलत ने हमें रिजेक्ट कर दिया डिग्रियों के साथ और मैं अकेला नहीं हूं 7 लाख बच्चा इस साल मेरा बच्चा पाकिस्तान का डिग्रियां लेके भागा वहां से जो पैदल भाग रहे हैं अनपढ़ वो अलग है 7 लाख बच्चा डिग्रियां लेकर टिकट लेकर माइग्रेट कर गया और मेरे काकड़ ने कहा कहता कोई नहीं कहता ये कहता लोग जा रहे हैं कहते इंडिया से भी जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं ये कमा के भेजेंगे तो हम डॉलर खाएंगे उन्होंने अप्रिशिएट किया ह्यूमन इक्विटी ह्यूमन एसेट भाग रहा है वहां से वो खुश में ताड़ियां मार रहे चलो लोग बिल्कुल ठीक है लोग बद्दुआएं तो दे रहे दुनिया सारी लेकिन खुदा हमारी बद्दुआएं भी नहीं सुन रहा चीमा साहब बात तो ये दुआएं सुनना तो अलग की बात बद्दुआएं भी नहीं सुन रहा बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो और वाकई पाकिस्तान को अब ड्रेस्टिक मेजर्स की ज़रूरत है अब बहुत ज़्यादा जो है वो इंतज़ार हो गया बड़ियां खेडां हो गया बड़ियां खेडां बहुत खेडां करदियां बंदे जेडे बंदे अद्धे तो नस गए ना सारे हाँ अद्धे बंदे तो अमेरिका पहुंच गए जेडे लुटमार कर गए सर आप आज बात कर रहे हैं फरक हबीब साहब मोटरसाइकिल पे थे तो आज साल बाद जब बने थे तो उन्होंने लैंड क्रूजर ले ली थी उस तरह के कई भागकर पहुंच चुके हैं यहाँ मैं मुझसे पूछे मैं बता देता हूँ कितने यहाँ बैठे हैं कितने टोरंटो बैठे हैं कितने लंदन आ गए कितने दुबई बैठे हैं सारे नस गए ने पता नहीं डक ही नहीं सके आज भी नस रहे ने उतो पता नहीं आसम वजीर साहब ने बाद एहतसाब किसका करेंगे ये ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਨਸ ਸਕਦਾ ਲੂਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖਬਰ ਮਾਨਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ ਨਸ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਡੀਲ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਲਾਂਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਂਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨ वो कहते सान ईमान जाग गया जो जितने पीटीआई में आए आज जो इंटरव्यू दे देता है 9 में या उसका ईमान वो भी साफ सुथरा है कभी इस तरह भी सोसाइटी में हुआ है कि आके सिर्फ एक लफ्ज कहना मैं जी 9 मई के वाकये को जो मैं उसकी तरदीद करता हूँ मैं नहीं कर रहा पाक फौज जिंदाबाद बस 5.5 बिलियन अरबा की साफ है कोई पूछने वाला कभी इस तरह भी किसी मुल्क में आपने देखा मैं ला का स्टूडेंट हूँ मेरे सारे जुर्म साफ है सिर्फ मैं कहता हूँ 9 मई कंडेम कर रहा हूँ पाक फौज जिंदाबाद है वाकई ना लो यार हिस्ट्री बना रहे हो तुसी हिस्ट्री बना रहे हो पस्ती दी हिस्ट्री बना रहे हो चलो सही कह रहे हैं तार साहब ये बड़े कड़वे सच हैं और लेकिन हमें कड़वे सच सुनने की आदत नहीं है हम बस मीठी मीठी बातें सब लोग देख रहे हैं आपके पड़ोसी भी देख रहे हैं लोग भी देख रहे हैं सही बात दुनिया सारी आपको देख रही है ये 9 मई के आपके इंटरव्यू आपके ड्रामे ये सारे आपके ये सारी दुनिया देख रही है और इसी बेस पे आपके साथ दुनिया डील करेगी सही कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया